दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्काइडियन विद सुनील में। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो अब वर्टिकल फॉर्मेट में क्यों बनता है ना। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, कैसे बनाया जाता है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और वर्टिकल फॉर्मेट पे ही क्यों बनाया जाता है ये भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं कंपनी का बैलेंस शीट का नया वाला फॉर्मेट। तो बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज मस्ट बी प्रिपेयर एज पर फॉर्मेट गिवन इन शेड्यूल 3 पार्ट 1 अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 और पार्ट 1 के अकॉर्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो कंपनी का जो शेड्यूल 3 है उसे जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि कंपनी की बैलेंस शीट को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पे बनाने के लिए रिस्ट्रिक्टली मना किया गया है, बल्कि कंपनी का बैलेंस शीट हमेशा वर्टिकल फॉर्मेट पे ही बनाया जाएगा, ऐसा शेड्यूल 3 में मेंशन है। इसीलिए किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट 2013 के बाद से हमेशा वर्टिकल फॉर्मेट पे बनाया जाना स्टार्ट कर दिया गया। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पे अब कंपनी का बैलेंस शीट नहीं बनेगा। इनकेस कोई भी स्टूडेंट बना देता है तो उसका वो बैलेंस शीट गलत मान लिया जाएगा। ठीक है। तो बैलेंस शीट का जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो सबसे पहले आप नेम ऑफ द कंपनी टॉप पे लिखेंगे, फिर बैलेंस शीट की डेट रखेंगे, कौन सी डेट को बैलेंस शीट बना रहे हैं। उसके बाद रुपीज़ रखेंगे। अब फॉर्मेट में जब आप आएंगे तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी रखेंगे। वर्टिकल फॉर्मेट में क्या होगा, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी रखा जाएगा, जब जहाँ ख़त्म होगा वहीं से नीचे असेट स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो जब कंपनी की आप बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट जब भी बनाने के लिए बोला जाएगा तो ध्यान रखिएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी पहले लिखिएगा, फिर उसके 4 हेड होंगे: शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। ये 4 हेड होंगे बैलेंस शीट के, है ना। और कौन से हेड में कौन कौन से सब हेड आएंगे उसका भी डिस्कस यहीं आपको करके दिखाते हैं। शेयर होल्डर फंड में जब आएंगे तो इसके 3 सब हेड हैं: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव एंड रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। जो हाइलाइटर से आपको दिखाया गया है वो आपके सिलेबस में नहीं है। कहने का मतलब बैलेंस शीट में जो भी हेड या सब हेड हाइलाइटर से शो किया गया है, इसका मतलब है कि दिखाया तो भले गया है इस फॉर्मेट में, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको आपको तैयार नहीं करना, उस पर आपको मेहनत नहीं करना है। तो आप लोगों के लेवल के लिए शेयर होल्डर फंड में सिर्फ 2 सब हेड तैयार रखना है: शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में कंपनी की कैपिटल को दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी के जो भी रिजर्व होते हैं और जो भी प्रॉफिट होते हैं उसे दिखाए जाते हैं, है ना। मनी रिसीव एंड अगेंस्ट शेयर वारंट को नहीं दिखाना है, नहीं पढ़ना है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं पढ़ना है, नहीं शो करना है। हाँ, फॉर्मेट बनाने के लिए अगर बोलेगा तब पूरा दिखाना है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब नहीं दिखाना है। फिर आपका 3rd हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी के 4 सब हेड हैं, लेकिन 2 आपके कट गए हैं, सिर्फ 2 ही पढ़ना है: लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोविंग का मतलब होता है ऐसा लोन जो कि कंपनी ने लिया है लेकिन उसका पेमेंट आफ्टर 12 मंथ करेगी। मतलब लोन 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए जब भी कंपनी लेती है तो वो लोन लॉन्ग टर्म बोरोविंग में दिखाया जाएगा, है ना। वही लोन अगर कंपनी ने 12 महीने से कम समय के लिए लिया है तब वो लोन शॉर्ट टर्म बोरोविंग में दिखाया जाएगा। कहने का मतलब लोन 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए लिया गया तो नॉन करेंट लायबिलिटी के हेड में लॉन्ग टर्म बोरोविंग के सब हेड में शो किया जाएगा। 12 महीने से कम समय के लिए लिया गया है तो करेंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा और शॉर्ट टर्म बोरोविंग में, है ना। उसके बाद अगर बात करें तो आपका है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न।
कंपनी ऐसा कोई भी प्रोविज़न बनाए जिसका पेमेंट वो 12 महीने के बाद करेगी तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न कहलाएगा। जैसे कंपनी के जो भी एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉइयों के रिटायरमेंट के टाइम कंपनी कुछ पैसा पे करती है उन एम्प्लॉइयों को, तो उसके लिए वो पहले से ही प्रोविज़न बना के रखती है। तो वो प्रोविज़न कंपनी के लिए हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि उसका पेमेंट कंपनी 12 महीने के बाद नहीं, 12 महीने के बाद ही करती है, 12 महीने के अंदर नहीं करती है। लेकिन जिसका पेमेंट कंपनी को 12 महीने के अंदर ही करना पड़ जाए वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न नहीं बल्कि वो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के नाम से जाने जाएंगे, है ना। जैसे कंपनी ने डिविडेंड के लिए बना लिया प्रोविज़न, टैक्स के लिए बना लिया प्रोविज़न, तो ये सब आपके शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आएंगे, है ना। तो नॉन करेंट लायबिलिटी में कौन कौन से सब हेड याद करना है वो आपको बता दिया गया। करंट लायबिलिटी में आते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग बता ही दिए हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न भी हो गया। अब बात कर लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल क्या है। ट्रेड रिसीवेबल में क्रेडिटर्स को शो किया जाएगा और बिल्स पेबल को शो किया जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में क्रेडिटर या बिल्स पेबल दिया है तो वही ट्रेड पेबल में दिखाया जाएगा। अदर करंट लायबिलिटी में क्या आता है, तो जितनी आउटस्टैंडिंग वाले पॉइंट आपके हैं, आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस है, ये सब है, या फिर आपने पैसा कमाया नहीं है फिर भी रिसीव कर लिया है, जैसे अनअक्रूड इनकम, तो वो सब आपकी करंट लायबिलिटी में आकर के शो किए जाएंगे। तो इस तरीके से कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कौन कौन से पॉइंट आएंगे वो आपको बता दिए गए। अब बात कर लेते हैं कि असेट में क्या क्या आता है। तो असेट साइड में जब आप आएंगे तो सबसे पहले ऐसे आप शो कर लीजिएगा, टोटल लायबिलिटी जहाँ ख़त्म होगी उसी के जस्ट नीचे असेट लिखेंगे, और असेट में पहला होगा नॉन करंट असेट। दो हेड होते हैं, एक नॉन करंट असेट होगा और एक करंट असेट्स होगा, है ना। तो नॉन करंट असेट्स में क्या क्या आता है वो आपको दिखाते हैं। नॉन करंट असेट्स में जब आप आएंगे तो इसका पहला सब हेड है फिक्स्ड असेट्स, और फिक्स्ड असेट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से 2 पॉइंट आपके हैं ही नहीं, 2 पॉइंट पढ़ना है, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट्स का मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट बिजनेस में करता हो वो टेंजिबल असेट, जैसे फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, ये सब आपके टेंजिबल असेट्स में आएंगे। इनटेंजिबल असेट्स का मतलब जो कंपनी में फिजिकली एग्जिस्ट ना करता हो वो इनटेंजिबल में असेट में आएंगे, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, ये सब आपके इनटेंजिबल असेट्स में आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सब हेड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, जब कंपनी अपना पैसा किसी अनदर कंपनी में 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर दे, मीन्स लगा दे, इस पर्पज़ से कि उस पर वो प्रॉफिट कमाएगी या इंटरेस्ट अर्न करेगी। तो उस केस में इंटरेस्ट तो नहीं, प्रॉफिट बोल सकते हैं कि प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से कंपनी ने अपना पैसा किसी दूसरी कंपनी में 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए लगा दिया है, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाएगा। यही चीज़ अगर 12 महीने से कम समय के लिए लगाया है तब वो करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, है ना। 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए लगाया है तो नॉन करंट, और 12 महीने से कम के लिए लगाया है तो करंट, ठीक है। इसी तरीके से कंपनी किसी दूसरी कंपनी को या अपने ही स्टाफ को या अपने ही एम्प्लॉय को कह सकते हैं, कभी कभी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एडवांस में पैसा दे देती है या लोन के रूप में दे देती है, या फिर किसी दूसरे को दे देती है। शॉर्ट टर्म के लिए भी दे सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी दे देती है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देती है तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में शो किया जाएगा, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए दिया है तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जो हमारे नॉन करंट असेट्स के सब हेड हैं, ए में फिक्स असेट था, दूसरे में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तीसरा पढ़ना नहीं है, चौथा में लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस है, पाँचवा आपको पढ़ना नहीं है। तो नॉन करंट असेट्स के जो सब हेड हैं वो आपके हो गए कौन कौन से पढ़ने हैं। अब बात कर लेते हैं करंट असेट्स की। करंट असेट में करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो आपको बता दिया गया, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस क्या होता है वो बता दिया गया। अब बात करते हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्रीज़ में जो भी चीज़ें शो की जाती हैं वो होता है उस कंपनी का बचा हुआ
गुड्स। जो कंपनी के पास एंड ऑफ द ईयर में बच जाए वो उसका स्टॉक है, तो इन्वेंट्री में दिखाया जाएगा। मतलब जो पहले आप लोग स्टॉक के नाम से बोलते थे वही अब इन्वेंट्री के नाम से जाना जाएगा, है ना। ट्रेड रिसीबल में वो चीज़ें दिखाई जाएंगी जो कंपनी के डेटर्स हैं या बिल्स रिसीबल जो कंपनी के पास है। कंपनी का डेटर्स और बिल्स रिसीबल ट्रेड रिसीबल में दिखाया जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंपनी के पास जो कैश है वो दिखाया जाएगा, कंपनी का जो पैसा बैंक में जमा है वो दिखाया जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटी कोई है तो वो दिखाया जाएगा। चेक ड्राफ्ट है, ये सब दिखाया जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। लास्ट है अदर करंट असेट। अदर करंट असेट्स में वो आइटम दिखाए जाते हैं जो कि कंपनी ने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एडवांस में दे रखा है, जैसे रेंट को एडवांस में पे कर देना, प्रीपेड रेंट। इसी तरीके से कंपनी ने पैसा कमा लिया है बट अभी रिसीव नहीं की है, मीन्स एक्रूड इंटरेस्ट इनकम जो भी है, तो ये सब आपका अदर करंट असेट में आ जाता है। तो इस तरीके से आप असेट साइड का टोटल कर देंगे तो यहाँ टोटल असेट का आ जाएगा। असेट का टोटल और लायबिलिटी का टोटल इक्वल हो जाएगा, तो आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी, है ना। तो किसी कंपनी का बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में कैसे बनाना है वो आपको समझा दिया गया। अब हर एक पॉइंट का डिटेल मीन्स नोट टू अकाउंट कैसे प्रेजेंट किया जाएगा वो आगे आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले बताएंगे कि शेयर कैपिटल, किसकी बात किया हूँ, शेयर कैपिटल, है ना। जैसे ये है आपका शेयर होल्डर फंड के दो सब हेड हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो एक वीडियो में आप लोगों को डिटेल समझाएंगे शेयर कैपिटल का नोट टू अकाउंट कैसे बना जाएगा, ये नोट टू अकाउंट। दूसरे वाले में आपको समझाएंगे शेयर रिजर्व एंड सरप्लस का नोट टू अकाउंट कैसे बना जाएगा। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सभी सब हेड का नोट टू अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा ये आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो करता है, कॉल करके अपने डाउट को पूछ लीजिए, है ना। तो ये देखिए आपके पॉइंट 60 में यहाँ लिख दिए हैं कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से कौन कौन से हेड या सब हेड हैं जिसको बैलेंस शीट में नहीं शो करना है, अब बैलेंस शीट के असेट साइड से कौन कौन से हेड और सब हेड हैं जिनको बैलेंस शीट में नहीं शो करना है। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट अगर मन में हो तो कॉल करके पूछ लीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शेयर कैपिटल से रिलेटेड नोट टू अकाउंट कैसा बनाया जाएगा उस कॉन्सेप्ट को लेके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।